यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर। बच्चों आज मैं लेक्चर 22 लेकर के आया हूं हमारे वीडियो सीरीज का, जो वीडियो सीरीज के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा एक ही टारगेट है कि एग्जामिनेशन से पहले पहले हम आपका सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का प्रिपरेशन यहां हम लाइव सॉल्यूशन के थ्रू करवा दूं, और जिससे कि आपका आने वाले एग्जामिनेशन में स्कोर जो हो वो बहुत अच्छा बने। बच्चों हम डेली लाइव आते हैं अपने इस YouTube चैनल एक्स्ट्रा स्कोर डिजिटल पर रात के 8 बजे। और सबसे खास बात हमारे वीडियो का यह है कि हमारे वीडियो को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट एक साथ देख सकते हैं और फायदा उठा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट हमारे एक्स्ट्रा स्कोर कोचिंग के अंदर क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा स्कोर टाइप करके, और क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और डेली क्विज में पार्टिसिपेट कर इस क्विज का एक हिस्सा बन सकते हैं। बच्चों हमारा फेसबुक पे भी पेज है एक्स्ट्रा स्कोर शार्पनिंग योर करियर के नाम से। आप हमारे पेज पे आकर के लाइक शेयर कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात कि जो भी व्यूअर्स आज मेरे साथ हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, मैं उनसे बता दूं कि सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहेगा। और फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए बच्चों, क्योंकि आपके शेयर करने से ही हमें एनर्जी मिलता है, आपके शेयर करने से ही हमें एक ऊर्जा का एहसास होता है और वही हमें आपके लिए वर्क करने के लिए मोटिवेट करता है। तो बच्चों ये थोड़ा सा कोऑपरेशन आपकी तरफ से चाहिए, आप हमें कोऑपरेट करिए। हम आपके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चंस का सेट लेकर के आते हैं, डेली आते हैं, और आपके पीछे हम बहुत सारा मेहनत करते हैं। बच्चों आपको नहीं पता, हम बहुत सारा मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो भी बच्चे हमारे इंस्टीट्यूट से या फिर हमको डायरेक्टली नहीं जानते हो और इनडायरेक्टली हमको यहाँ इस वीडियो के माध्यम से जान रहे हो, वो भी बच्चे हमारे इस वीडियो का फायदा उठा करके अपने एग्जामिनेशन में, अपने आने वाले एग्जामिनेशन यानी परीक्षा में अच्छा स्कोर करें। यही हमारी शुभकामनाएं आपके लिए है। तो चलिए बच्चों, आज जो है मैंने आपको जैसा कि बताया था कि हम लोग डाइलेक्ट्रिक और कैपेसिटर यानी परावैद्युत पदार्थ और संधारित्र इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो परावैद्युत यानी डाइलेक्ट्रिक के लिए ये दूसरा लेक्चर है और हमारा ये टोटल लेक्चर इन सीक्वेंस में लेक्चर 22 है। जो भी बच्चे आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं, आज का वीडियो देखने के बाद आप लेक्चर 1 से सीक्वेंस में वीडियो देखिए। बच्चों सीक्वेंस में वीडियो देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ आएगा। और जिस तरह से कॉन्सेप्ट से मैंने क्वेश्चंस को डील करने की कोशिश की है, आप एक बार पढ़ने के बाद दोबारा नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेते हैं आज का पहला सवाल। पहला सवाल हमें क्या दे रखा है? Induced surface charge density on a conductor and the polarization vector is related as, यानी एक चालक पर प्रेरित सतह आवेश घनत्व और ध्रुवण सदिश एक दूसरे से संबंधित होता है। कैसे? तो सबसे पहले प्रेरित सतह आवेश घनत्व जो लिखा हुआ है यानी इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा पी से। ओके बच्चों, और पोलराइजेशन वेक्टर को यानी ध्रुवण सदिश को डिनोट करते हैं पी से। किससे डिनोट करते हैं? पी से। तो हमें पूछा है कि इन दोनों का क्या सही संबंध है, क्या रिलेशन है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जो P होता है वो बराबर होता है किसके? सिग्मा P के। P किसके बराबर होता है? सिग्मा P के। ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद कर लीजिए, फॉर्मूला बेस्ड सवाल आपके एग्जामिनेशन में ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए अच्छा क्वेश्चंस का मैं सेट बनाया हूं आपके लिए। चलिए बढ़ते हैं, लेते हैं दूसरा सवाल। देखिए ये सवाल में हमें क्या दे रखा है, फटाफट देखिए। एसआई यूनिट ऑफ जाई ई इज, यानी जाई ई का एसआई मात्रक होता है। जाई ई किसको बोले थे बच्चों? पता है जाई ई किसको बोले थे? इलेक्ट्रिकल
इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी को यही इसी को बोले थे ना बेटा। और जो भी बच्चे इसको अच्छी तरह से समझना चाहते हैं वो हमारा लेक्चर 21 देखें, वहां पे मैंने इसको विस्तार से समझाया हुआ है। तो हमें जाय ई का ऐसा ही मात्रक पूछा है बेटा। जाय ई जो है ये एक कांस्टेंट होता है और इस कांस्टेंट का कोई भी मात्रक नहीं होता, ये इस यूनिटलेस होता है यानी मात्रकहीन होता है। ये क्या होता है? यूनिटलेस, यानी इसको हम लोग मात्रकहीन बोल सकते हैं। ऑप्शन आपको दिख गया होगा, ऑप्शन सेकंड का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा सवाल लेते हैं। तीसरा सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। अ मॉलिक्यूल इन विच द सेंटर ऑफ मास of positive charges does not coincides with the center of mass of negative charges is called, यानी वह अणु जिनमें धन आवेशों के द्रव्यमान का केंद्र ऋणात्मक आवेशों के द्रव्यमान के केंद्र के साथ संपाती नहीं होते हैं कहलाता है। ऐसे अणु को हम लोग कौन सा अणु बोलेंगे? यानी हमें क्या दे रखा है? सेंटर ऑफ मास मैच नहीं करना चाहिए, किसका? पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का, है ना। दोनों का सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड नहीं करना चाहिए, यानी संपाती नहीं होना चाहिए। ऐसे अणु को या ऐसे मॉलिक्यूल्स को बच्चों पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, यानी ध्रुवीय अणु बोलते हैं। ओके बच्चों, लेते हैं अगला सवाल, चौथा सवाल क्या दिया हुआ है? अ मॉलिक्यूल इन विच the center of mass of positive charges does coincides with the center of mass of negative charges is called, यानी वह अणु जिनमें धन आवेशों के द्रव्यमान का केंद्र ऋणात्मक आवेशों के द्रव्यमान के केंद्र के साथ संपाती होते हैं कहलाता है। क्या कहलाता है सर? यहाँ पिछला क्वेश्चन में था नहीं होते हैं संपाती, यहाँ था संपाती होते हैं, यानी सेंटर ऑफ मास पॉजिटिव चार्ज का और नेगेटिव चार्ज का जो है वो कोइंसाइड करे, यानी संपाती हो। तो ऐसे अणु को बोलेंगे बेटा नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी अध्रुवीय अणु। क्या बोलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी अध्रुवीय अणु। ओके बच्चों, बढ़े आगे, नोट करते जाइए अपने स्क्रीन को, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखते जाइए अपने कॉपी पे। पांचवा सवाल क्या कह रहा है? इन द फॉलोइंग ऑप्शंस द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर, निम्नलिखित विकल्पों में अध्रुवीय अणु कौन है? ध्यान से देखिए, हमें क्या दे रखा है कि इन विकल्पों में अध्रुवीय अणु यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यानी अध्रुवीय अणु कौन है? तो बच्चों HCl जो है ये पोलर मॉलिक्यूल्स है, NH3 भी है, ये भी पोलर मॉलिक्यूल्स है, अल्कोहल भी पोलर मॉलिक्यूल्स है। ओके, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी O2 जो है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। अध्रुवीय अणु कौन है हमारा? O2, यानी ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स। ओके बच्चों, चलते हैं अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल क्या दे रखा है? छठा सवाल, इन द फॉलोइंग ऑप्शंस द पोलर मॉलिक्यूल्स आर, निम्नलिखित विकल्पों में ध्रुवीय अणु हैं। कह रहा है इनमें ध्रुवीय अणु कौन है बच्चों? ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए में H2O यानी वाटर दे रखा है, वाटर के मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी में मेथेन, ऑप्शन सी में H2, ऑप्शन डी में N2। बेटा N2, H2 और मेथेन ये तीनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ये तीनों नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। और आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है पोलर मॉलिक्यूल्स यानी ध्रुवीय अणु। तो पोलर मॉलिक्यूल्स कौन सा है? ऑप्शन ए। पोलर मॉलिक्यूल्स कौन सा है? ऑप्शन ए। पोलर मॉलिक्यूल्स के पास परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है। पोलर मॉलिक्यूल्स के पास, मैं दोबारा बता रहा हूं, परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, यानी अस्थाई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। बच्चों ध्यान रखिएगा,
और मैंने अभी बताया था कि पोलर मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं जिनके धनात्मक का केंद्र और ऋणात्मक का केंद्र, ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया था ना पोलर मॉलिक्यूल्स में, ये देखिए ये है हमारा पोलर मॉलिक्यूल्स, ये देखिए यही बताया था कि संपाती नहीं होता है। क्या नहीं होता है? संपाती नहीं होता है ना। चलिए अगला सवाल चलते हैं। तो छठे का आंसर पोलर मॉलिक्यूल्स कौन सा हो जाएगा? हमारा H2O हो जाएगा। चलिए सातवां सवाल चलते हैं। सातवां सवाल क्या दे रखा है? सातवां सवाल कह रखा है when we place a dielectric slab in the uniform electric field, the electric field intensity inside the dielectric gets, यानी जब हम एक समान विद्युत क्षेत्र में एक परावैद्युत स्लैब को रखते हैं तो परावैद्युत के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है? ऑप्शन ए घट जाती है यानी रिड्यूस्ड, ऑप्शन बी बढ़ जाती है यानी इंक्रीज्ड, ऑप्शन सी नहीं बदलता है यानी रिमेन सेम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे इस क्वेश्चन का साधारण सा आंसर है घट जाती है यानी रिड्यूस्ड। ओके, यानी जब हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यानी एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी परावैद्युत पदार्थ को रखेंगे, मान लीजिए ये परावैद्युत पदार्थ या परावैद्युत गुटके को रख दिया, तो मान लीजिए ये हमारा E0 था, ये बाहर वाला था, बाहर वाला विद्युत क्षेत्र था, तो इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अगली बात हम लोग करते हैं क्वेश्चन 8 के साथ। क्वेश्चन 8 में क्या दे रखा है? SI यूनिट ऑफ डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज, यानी परावैद्युत सामर्थ्य का SI मात्रक है। ऑप्शन ए वोल्ट, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर, ऑप्शन सी वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन डी मीटर पर वोल्ट। तो फटाफट आंसर बता दीजिए, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सीधा सवाल है, SI यूनिट बताना है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का। ओके, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ यानी किसका? ई ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ का, ई ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ का बताना है, ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ का बताना है हमको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वोल्ट पर मीटर, ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन सी। ओके, अगला सवाल में SI यूनिट पूछा है क्या? नहीं। कौन सा यूनिट पूछा है? प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज, यानी परावैद्युत सामर्थ्य का व्यवहारिक मात्रक होता है, यानी जो हम यूज में मात्रक लाते हैं, जो यूनिट यूज में लाते हैं वो यूनिट हमें बताना है। तो प्रैक्टिकल यूनिट जो होता है वो होता है किलो वोल्ट पर एमएम, किलो वोल्ट पर एमएम। ओके बच्चों, 8 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नवा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वैक्यूम इज, ओके, यानी कह रहा है निर्वात का, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ वैक्यूम इज, निर्वात का परावैद्युत सामर्थ्य होता है। हमसे पूछा है क्या होगा इसका आंसर? 180 इनफाइनाइट या 2। तो बच्चों जो वैक्यूम होता है, वैक्यूम में कोई मॉलिक्यूल्स नहीं होता, और जब कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं होता तो ऐसे मीडियम के लिए अगर बात करें तो उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, यानी अनंत होता है। क्या होता है? अनंत। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके बच्चों, याद करते चलिए, ऐसे सवाल डायरेक्ट एग्जामिनेशन के ऊपर फोकस्ड हैं। एग्जामिनेशन में जो मैंने आपको डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के ऊपर 20 सवाल में कराऊंगा उसमें से एक सवाल जरूर आएगा। तो 10 सवाल मैंने कल कराया था और ये 9वां सवाल है जो कि 10 सवाल मैं आज भी करा रहा हूं। तो ये लीजिए आज का सवाल क्या कह रहा है? द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज, यानी कि परावैद्युत नियतांक का मान होता है। ऑप्शन ए लेस देन 1 यानी 1 से कम, ऑप्शन बी ग्रेटर देन 1 यानी 1 से ज्यादा, ऑप्शन सी ऑलवेज इक्वल टू 1 हमेशा 1 के बराबर, ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव ऊपर दिए गए सभी। तो बच्चों एक बात जान लो, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग के से भी सूचित करते हैं, इसका मान हमेशा 1 से ज्यादा होता है कि नहीं? 1 से ज्यादा होता है। कैसे पदार्थ का?
ऐसे पदार्थ का जो डाइलेक्ट्रिक हो, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो, क्या हो, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो, अगर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हो यानी परावैद्युत पदार्थ हो, परावैद्युत पदार्थ हो, तो ऐसे कंडीशन में ग्रेटर देन 1 होता है के का मान। क्या होता है बेटा, के का मान ग्रेटर देन 1 होता है। ओके, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब देखो हमेशा बोल दिया यहाँ ऑलवेज इक्वल टू 1, तो हमेशा 1 नहीं होगा, है ना। के का मान 1 भी होता है ना, किसके लिए, एयर के लिए, किसके लिए, एयर के लिए यानी वायु के लिए। लेकिन क्या हमेशा 1 के बराबर होगा, तो ये बात भी सही नहीं है, हमेशा 1 के बराबर नहीं होगा। ग्रेटर देन 1, हाँ ग्रेटर देन 1 होगा, एक से ज्यादा होगा। लेस देन 1 नहीं सर, एक से कम नहीं होगा, तो ऑप्शन ए तो गलत हो गया। अब ऑप्शन बी भी आधा अधूरा सही है, और ऑप्शन सी भी आधा अधूरा सही है, और ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव बोला, ऊपर दिए गए सभी, यानी ऑप्शन डी तो गलत हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन ए तो सही नहीं है। अब आपको ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएगा और आपको बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना है, तो कैसे बेस्ट आंसर सेलेक्ट करेंगे, तो यहां देखिए मैक्सिमम जो है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मैक्सिमम सब्सटेंस के लिए यानी ऐसे परावैद्युत पदार्थ के लिए जो के का मान होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो अगर आप बेस्ट आंसर सेलेक्ट करना चाहे तो ऑलवेज को छोड़ दीजिए, क्यों, क्योंकि हमेशा तो के का मान 1 नहीं होता, तो आप आंसर में ऑप्शन बी करेक्ट करिए और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़िए। ओके बच्चों, कभी कभी कंफ्यूजिंग सवाल आपको मिलेंगे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में मिलेंगे, लेकिन उसको डील करना आपको अपने माइंड से पड़ेगा, आपको अपने विवेक से डील करना पड़ेगा कि ऐसे क्वेश्चंस का क्या आंसर करें। ठीक है बच्चों, थोड़ा बहुत कभी कभी कंफ्यूजन होता है, तो जैसे यहाँ पे देता है कि द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज, ऐसा रहता तब तो गारंटी आंसर बी हो जाता, यानी ऑप्शन बी हो जाता, लेकिन सब्सटेंस नहीं दिया तो एयर के लिए तो 1 हो जाता है सर, हाँ या ना, तो इसीलिए बी और सी दोनों हो जाता, लेकिन सी में ऑप्शन में दिया है ऑलवेज, यानी हमेशा, हमेशा नहीं होता के का मान 1, है ना, के एक से ज्यादा भी होता है, इसीलिए ऑप्शन बी बेस्ट सही आंसर है, सबसे ज्यादा सही आंसर है। ओके बच्चों, तो ये सवाल बहुत अच्छा था, थोड़ा कंफ्यूजिंग भी था, थोड़ा समझने वाला भी था, कुछ सीखने को भी मिला। तो चलिए बच्चों, मैंने आपके साथ डाइलेक्ट्रिक के ऊपर मैंने टोटल 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए, और जो भी बच्चे हमारे इस वीडियो सीरीज को पहली बार देख रहे हैं, मैं रिपीट कर दूं, सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा स्कोर टाइप करें, टेलीग्राम पे हमारा चैनल मिल जाएगा, चैनल को ज्वाइन करें और क्विज में पार्टिसिपेट करें। क्विज जो होता है वो टोटली आपके एग्जामिनेशन बेस्ड क्विज होता है, तो वहां से भी आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। ओके बच्चों, तो चलिए इसी के साथ हम इसी शुभकामना के साथ आज का क्लास खत्म करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में कैपेसिटर से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चंस के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू।